कल्पना कीजिए एक ऐसे साम्राज्य की जो अपने शिखर पर है, एकदम टॉप पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ठीक उसी वक्त, उसी समय उसके किनारों पर एक नई ताकत, एक नई शक्ति उभर रही है। ये वो ताकत है जो न सिर्फ चुनौती देगी बल्कि शायद उसके पतन का, उसके डिक्लाइन का कारण भी बनेगी। सही कहा। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष और उसके विघटन की। और इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं केंद्र में है मराठों का उदय। हाँ, तो आज हम इतिहास के इसी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 19 क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर पार्ट 2 इसकी गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये यूपीएससी की तैयारी के लिए मतलब एक फाउंडेशन स्टोन है, नींव का पत्थर। ये सिर्फ शिवाजी महाराज की कहानी नहीं है, ये समझना जरूरी है। हाँ, ये उस पूरे कॉम्प्लेक्स ताने बाने को खोलता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जिसने मुगल सल्तनत का एम्पायर का भाग्य तय किया। एग्जैक्टली। औरंगजेब की दक्कन नीतियां थीं, फिर मराठों का जबरदस्त प्रतिरोध, उनका रेजिस्टेंस, और अंततः कैसे साम्राज्य के विघटन के मतलब डिसइंटीग्रेशन के बीज बोए गए, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद साफ है, श्रोताओं को सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताने, बल्कि घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को समझाना है। हर संधि, हर लड़ाई, हर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप का गहरा विश्लेषण, ताकि यूपीएससी परीक्षा में एक एज मिल सके। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं मराठों के उदय की। ये अचानक तो हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मराठों का उदय कोई रातों रात की घटना नहीं थी। इसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है। अहमदनगर और बीजापुर जैसी जो दक्किनी सल्तनतें थीं, हाँ, उनमें मराठा पहले से ही काफी अहम प्रशासनिक और सैन्य पदों पर थे। मतलब ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, महत्वपूर्ण ओहदों पर थे। अच्छा, तो सिर्फ लड़ाके नहीं बल्कि प्रशासन में भी दखल था। हाँ, बिल्कुल। दक्खनी सुल्तान और यहाँ तक कि मुगल भी मराठों का इस्तेमाल करते थे। मलिक अंबर का नाम आपने सुना होगा, अहमदनगर में। उसने मराठा सैनिकों का खूब इस्तेमाल किया। हाँ, सुना है। और कुछ प्रभावशाली मराठा परिवारों का भी जिक्र आता है। जी, जैसे मोरे, घाटगे, निम्बालकर, ये कुछ ऐसे परिवार थे जिनका स्थानीय सत्ता में, लोकल पावर में काफी प्रभाव था। लेकिन ये राजपूतों से अलग थे ना? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। राजपूतों की तरह इनके पास बड़े स्थापित राज्य नहीं थे। ये ज्यादातर देशमुख या स्थानीय सरदार थे जिनकी अपनी अपनी पकड़ थी कुछ इलाकों पर। और इसी में शाहजी भोसले का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। शाहजी भोसले, शिवाजी के पिता, उन्होंने पहले अहमदनगर में एक तरह से किंग मेकर की भूमिका निभाई, मुगलों का विरोध भी किया। अच्छा। फिर 1636 में एक संधि हुई मुगलों के साथ। उसके बाद वो बीजापुर की सेवा में चले गए। और वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने कर्नाटक में एक सेमी इंडिपेंडेंट मतलब अर्ध स्वतंत्र रियासत बनाने की कोशिश की, जैसे गोलकुंडा में मीर जुमला ने किया था, कुछ वैसा ही, बैंगलोर के पास। तो ये वो पृष्ठभूमि थी जिसमें शिवाजी महाराज ने पूना के आसपास अपनी रियासत बनाने की शुरुआत की। एग्जैक्टली। शाहजी ने ही पूना की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और युवा शिवाजी को सौंपी थी। ये शिवाजी के शुरुआती करियर का बेस बना। तो शिवाजी के प्रारंभिक जीवन और कैरियर पर आते हैं। पूना जागीर मिलने के बाद क्या हुआ? देखिए, शिवाजी बहुत छोटी उम्र से ही महत्वाकांक्षी थे। शाहजी ने पूना की जागीर तो दे दी, लेकिन उसका प्रबंधन शुरू में उनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, वो देख रहे थे। हाँ। लेकिन शिवाजी ने जल्द ही कमान अपने हाथ में ले ली और बहुत कम उम्र में, करीब 18 साल की उम्र तक, उन्होंने पूना के आसपास के कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया था। कौन कौन से किले थे ये? जैसे राजगढ़, कोंडाना, तोड़ना। ये 1645 से 47 के बीच की बात है। ये उनकी शुरुआती विजयी थी जिनसे उनका दबदबा कायम होना शुरू हुआ। लेकिन एक विजय बहुत निर्णायक मानी जाती है, जावली की विजय। हाँ। वो कौबर कैसे हुई? हाँ, जावली की विजय 1656 एक टर्निंग पॉइंट थी। जावली का किला और इलाका चंद्रराव मोरे नाम के एक शक्तिशाली मराठा सरदार के पास था। अच्छा, वो भी मराठा थे? हाँ, वो भी मराठा सरदार थे। शिवाजी ने कूटनीति और फिर बल प्रयोग से जावली को जीता। इसका महत्व क्या था? इसका महत्व बहुत ज्यादा था। एक तो शिवाजी अब मावला क्षेत्र के, जो कि पहाड़ी इलाका था और लड़ाकों के लिए जाना जाता था, उसके निर्विवाद स्वामी बन गए। दूसरा, उन्हें वहां से बहुत बड़ा खजाना मिला। पैसे की जरूरत तो रहती है। बिल्कुल। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें मावली पैदल सैनिकों का एक शक्तिशाली आधार मिला। ये मावली सैनिक शिवाजी की सेना की रीढ़ बने आगे चलकर।
पुणे के पास उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई इस जीत से। तो यहाँ से शिवाजी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने लगे थे। हाँ, और इसी समय मुगलों और बीजापुर के बीच भी संघर्ष चल रहा था, जिसका शिवाजी ने बखूबी फायदा उठाया। वो कैसे? 1657 में कुछ हुआ था? जी, 1657 में औरंगजेब, जो उस वक्त दक्कन का सूबेदार था, उसने बीजापुर पर हमला किया। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी की रणनीति देखिए कितनी दिलचस्प थी। शुरुआत में उन्होंने औरंगजेब से बातचीत की, जैसे कि वो मुगलों के साथ हैं, लेकिन फिर अचानक पाला बदला और मुगल इलाकों में ही घुसपैठ शुरू कर दी, लूटपाट मचा दी। अच्छा, तो औरंगजेब का क्या रिएक्शन था? औरंगजेब ने शुरू में तो शिवाजी को माफ कर दिया, शायद इसलिए कि उसका ध्यान बीजापुर पर था, लेकिन वो शिवाजी पर भरोसा नहीं करता था। उसने बीजापुर सल्तनत को ही सलाह दी कि वो शिवाजी को कंट्रोल में रखें। और फिर जब शाहजहां की बीमारी की खबर आई और औरंगजेब को आगरा जाना पड़ा उत्तराधिकारी की लड़ाई के लिए, तो शिवाजी ने इस मौके का फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने बीजापुर के खिलाफ कोंकण पट्टी में अभियान छेड़ दिया, कई किले जीते, अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन बीजापुर चुप तो नहीं बैठा होगा? बिल्कुल नहीं। बीजापुर सल्तनत शिवाजी की बढ़ती ताकत से बहुत चिंतित थी। उन्होंने शिवाजी को पकड़ने या खत्म करने का फैसला किया और इसके लिए भेजा गया अफजल खान को। अफजल खान प्रकरण? ये तो बहुत मशहूर है, 1659 की घटना न शायद? हाँ, 1659। अफजल खान एक बहुत बड़ा अनुभवी सेनापति था और एक विशाल सेना लेकर आया था। उसका मकसद था शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। लेकिन शिवाजी ने उसे मात दे दी। हाँ, और ये सिर्फ बहादुरी का नहीं बल्कि कमाल की कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी उदाहरण है। शिवाजी प्रतापगढ़ किले में थे। अफजल खान ने नीचे डेरा डाला। शिवाजी ने मुलाकात का प्रस्ताव रखा, लेकिन अपनी शर्तों पर। और फिर वो मशहूर मुलाकात हुई? जी, एक शामियाने में। दोनों तरफ से शर्तें थीं कि कम हथियारबंद लोग होंगे। शिवाजी पूरी तैयारी से गए थे, कवच पहनकर और हाथ में छुपा हुआ बाघ नख लेकर। बाघ नख? वो क्या था? वो शेर के पंजे जैसा एक हथियार होता है, जिसे हाथ में छुपाया जा सकता है। कहते हैं कि जब अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी पर हमला करना चाहा, तो शिवाजी ने बाघ नख से उसका पेट चीर दिया और फिर कटार से उसे मार डाला। बाप रे! इसके तुरंत बाद छुपी हुई मराठा सेना ने अफजल खान की सेना पर धावा बोल दिया। बीजापुरी सेना में भगदड़ मच गई, उन्हें बुरी तरह हराया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा जबरदस्त था। एक तो शिवाजी की प्रतिष्ठा आसमान छू गई, लोगों ने अवतार मानने लगे। दूसरा, उन्हें अफजल खान की सेना का सारा साजो सामान, तोपें और खजाना हाथ लगा। तीसरा, पन्हाला जैसा महत्वपूर्ण किला उनके कब्जे में आ गया और दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर तक उनका प्रभाव बढ़ गया। तो अफजल खान का मारा जाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। निसंदेह, अब शिवाजी सिर्फ एक स्थानीय सरदार नहीं रह गए थे, वो दक्कन की सियासत के एक बड़े खिलाड़ी बन चुके थे और मुगलों के लिए एक बड़ा सिरदर्द। यहीं से मुगलों की प्रतिक्रिया तेज हुई होगी। बिल्कुल। शिवाजी की शोहरत अब किंवदंती बन चुकी थी। लोग उनकी सेना में शामिल होने लगे थे, यहाँ तक कि अफगान भाड़े के सैनिक भी। औरंगजेब, जो अब बादशाह बन चुका था, बहुत चिंतित हुआ। उसने क्या कदम उठाया? उसने अपने एक रिश्तेदार शाइस्ता खां को दक्कन का नया सूबेदार बनाकर भेजा। उसे खास तौर पर शिवाजी का बंदोबस्त करने का हुक्म था। शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था शायद? हाँ, रिश्तेदार था। शाइस्ता खान बड़ी सेना लेकर आया और उसने 1660 में पूना पर कब्जा कर लिया, जहां शिवाजी का बचपन बीता था। उसने पूना को ही अपना मुख्यालय बना लिया। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने शाइस्ता खां की सेना पर लगातार हमले जारी रखे, खासकर उत्तरी कोंकण के इलाके पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने मुगलों को हिलाकर रख दिया। क्या? 1663 में पूना में शिवाजी का वो दुस्साहसी हमला। शाइस्ता खान पूना में लाल महल में ठहरा हुआ था, पूरी सुरक्षा के बीच। शिवाजी कुछ चुने हुए साथियों के साथ रात के अंधेरे में एक बारात का बहाना करके महल में घुस गए। सच में? बारात के बहाने? हाँ, ऐसा कहा जाता है। वो सीधे शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच गए। हमले में शाइस्ता खान की उंगलियां कट गईं, उसका एक बेटा मारा गया। खान किसी तरह जान बचाकर भागा। ये तो मुगलों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। बहुत बड़ा। शाइस्ता खान की भारी बेइज्जती हुई और औरंगजेब ने नाराज होकर उसे बंगाल भेज दिया। और इसके बाद शिवाजी ने एक और बड़ा कारनामा किया।
सूरत की लूट। हाँ, 1664 में। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर बंदरगाह था, पश्चिमी तट पर। शिवाजी ने अचानक सूरत पर हमला किया और शहर को कई दिनों तक लूटा। कहा जाता है कि उन्हें वहां से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली। 1 करोड़? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। वो भारी चोट पहुंचाई। अब औरंगजेब के लिए शिवाजी को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया था। तो अब औरंगजेब ने किसे भेजा? शाइस्ता खान तो फेल हो गया। अब औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल सेनापतियों में से एक को भेजा, आमेर के राजा जयसिंह। राजा जयसिंह? वही राजपूत राजा? हाँ, वही मिर्जा राजा जयसिंह। उन्हें न सिर्फ पूरी सैन्य कमान दी गई, बल्कि पूरे दक्कन का प्रशासनिक अधिकार भी दिया गया, मतलब फुल पावर। जयसिंह की रणनीति क्या थी? वो शाइस्ता खान से कैसे अलग थे? जयसिंह बहुत अनुभवी और चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने सिर्फ सैन्य बल पर भरोसा नहीं किया, उनकी रणनीति मल्टी प्रोंग्ड थी। पहला, कूटनीतिक। उन्होंने शिवाजी के जो भी प्रतिद्वंदी या दुश्मन थे, जैसे बीजापुर, कुछ और मराठा सरदार, उन सबको अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। अच्छा, शिवाजी को आइसोलेट करने की कोशिश? बिल्कुल। दूसरा, सैन्य। उन्होंने शिवाजी को चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई, उन्हें अलग थलग किया। और तीसरा, उन्होंने सीधा शिवाजी के इलाके के केंद्र पर हमला किया। कहां पर? पुरंदर के किले पर। यह शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक था। जयसिंह ने 1665 में पुरंदर की जबरदस्त घेराबंदी की। दिलेर खान नाम का एक और बहादुर मुगल सेनापति उनके साथ था। और शिवाजी क्या कर रहे थे? शिवाजी ने किले को बचाने की बहुत कोशिश की। उनके सेनापति मुरारबाजी देशपांडे ने वीरता से लड़ते हुए जान दे दी, लेकिन मुगल तोपखाने और संख्या बल के आगे टिकना मुश्किल था। शिवाजी समझ गए कि अब लड़ाई जारी रखना आत्मघाती होगा। तो उन्होंने बातचीत शुरू की। हाँ, शिवाजी ने जयसिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और यहीं पर हुई प्रसिद्ध पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। इस संधि की शर्तें क्या थीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझना होगा। पहली शर्त, शिवाजी को अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले, हाँ 23, मुगलों को सौंपने होंगे। 35 में से 23, ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। बहुत बड़ा। इन 23 किलों की सालाना आय लगभग 4 लाख होन थी। होन उस समय दक्कन में चलने वाला सोने का सिक्का था। अच्छा, तो शिवाजी के पास कितने किले बचे? सिर्फ 12 किले, जिनकी आय करीब 1 लाख होन थी। और ये 12 किले भी उन्हें इस शर्त पर मिले कि वो मुगलों की सेवा और वफादारी निभाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थोड़ी पेचीदा थी। इसमें कहा गया कि बीजापुर सल्तनत के तहत जो कोंकण और बालाघाट के इलाके थे, जिनकी आय करीब 5 लाख होन सालाना थी, वो शिवाजी को दिए जाएंगे। मतलब मुगल दे रहे थे बीजापुर का इलाका? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि शिवाजी को पहले ये इलाके खुद जीतने होंगे और इसके बदले में शिवाजी मुगलों को 40 लाख होन किश्तों में अदा करेंगे। ये तो अजीब शर्त है। मतलब पहले जीतो, फिर उसके लिए पैसे भी दो। बिल्कुल, ये जयसिंह की कूटनीति थी। वो शिवाजी को बीजापुर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। तीसरी शर्त ये थी कि शिवाजी को खुद मुगल दरबार में हाजिर होने से छूट दी जाएगी, लेकिन उनके बेटे संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा। 5000 का मनसब? जी। इसका क्या मतलब था? मनसबदारी सिस्टम मुगलों का एक तरीका था जिससे वो अपने अधिकारियों की रैंक और सैलरी तय करते थे। 5000 का मनसब एक बहुत ऊंची रैंक मानी जाती थी। इसका मतलब था कि संभाजी को मुगल सेना में 5000 घुड़सवार रखने का अधिकार और उसके हिसाब से वेतन मिलेगा। और शिवाजी को क्या करना था? शिवाजी को ये वादा करना था कि जब भी मुगल दक्कन में कोई अभियान करेंगे तो वो उनकी सहायता करेंगे। तो ये थी पुरंदर की संधि की मुख्य शर्तें। जयसिंह का असल मकसद क्या था इस संधि से? जयसिंह की सोच बड़ी थी। वो सिर्फ शिवाजी को काबू में नहीं लाना चाहते थे। उनका असली लक्ष्य था शिवाजी के साथ मिलकर पहले बीजापुर को जीतना और फिर पूरे दक्कन पर मुगल परचम लहराना। शिवाजी उनकी इस बड़ी योजना का एक मोहरा थे। लेकिन फिर शिवाजी आगरा क्यों गए, अगर उन्हें दरबार में हाजिरी से छूट मिली थी? ये जयसिंह की कूटनीति का अगला कदम था। उन्होंने शिवाजी को समझाया, मनाया कि उन्हें एक बार आगरा जाकर बादशाह औरंगजेब से मिलना चाहिए। शायद उन्हें भरोसा दिलाया कि वहां उनका सम्मान होगा, उन्हें और भी रियायतें मिल सकती हैं।
और शिवाजी मान गए? हाँ, शिवाजी मान गए। शायद उन्हें भी लगा कि बादशाह से सीधे मिलकर वो अपने लिए बेहतर शर्तें हासिल कर सकते हैं। ये 1666 की बात है। वो अपने बेटे संभाजी और कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ आगरा पहुंचे। लेकिन ये यात्रा तो विनाशकारी साबित हुई है ना? हाँ, डिजास्ट्रस। आगरा दरबार में जो हुआ वो शिवाजी के लिए बहुत अपमानजनक था। उन्हें उन मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया जिनका रैंक 5000 का था, यानी उनके बेटे संभाजी के बराबर। ये तो जानबूझकर किया गया अपमान लगता है। बिल्कुल। शिवाजी इसे अपना घोर अपमान समझकर गुस्से में दरबार से बाहर निकल गए। औरंगजेब इस पर बहुत नाराज हुआ। अब वो असमंजस में था कि शिवाजी के साथ क्या किया जाए। क्या असमंजस था? एक तरफ जयसिंह थे जो आगरा से दूर दक्कन में थे और वो नरमी बरतने की सलाह दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि शिवाजी से बना बनाया गठबंधन टूट जाए। दूसरी तरफ दरबार में जो गुट था वो शिवाजी को सजा देने की मांग कर रहा था। औरंगजेब ने क्या फैसला किया? औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को आगरा में ही नजरबंद कर दिया। उन्हें जयपुर भवन में रखा गया, जयसिंह के बेटे राम सिंह की निगरानी में। और फिर हुआ वो मशहूर फरार। हाँ, कुछ महीनों की नजरबंदी के बाद अगस्त 1666 में शिवाजी और संभाजी मिठाई की टोकरियों में छिपकर भेस बदलकर वहां से भाग निकले। ये भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय फरारों में से एक है। इसका क्या महत्व था? ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहला, औरंगजेब ने शिवाजी की ताकत और उनके प्रभाव को बहुत कम आंका था। वो उन्हें बस एक मामूली भूमिया यानी जमींदार समझता रहा। उसने शिवाजी जैसे काबिल सहयोगी को दुश्मन बना लिया, एक बड़े गठबंधन का अवसर खो दिया। और शिवाजी जब वापस दक्कन पहुंचे तो उनकी इज्जत और बढ़ गई। लोगों की नजर में वो हीरो बन गए जो मुगल बादशाह के कैद से बच निकला था। हालांकि आगरा से लौटने के बाद शिवाजी लगभग 2 साल तक शांत रहे। शायद वो अपनी ताकत फिर से जुटा रहे थे। तो ये शांति कब टूटी? अगला टकराव कब हुआ? ये शांति 1670 में टूटी और इसकी वजह भी औरंगजेब की एक तरह से जिद थी। क्या मतलब? देखिए, पुरंदर संधि में ये तय हुआ था कि शिवाजी बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करेंगे। जयसिंह का बीजापुर अभियान 1665-66 फेल हो गया था। इसके बावजूद औरंगजेब ने पुरंदर संधि के शर्तों को, खासकर 23 किलों को वापस लेने वाली शर्त को सख्ती से लागू रखा। अच्छा, मतलब शिवाजी को उनके किले वापस नहीं मिले, भले ही बीजापुर अभियान फेल हो गया। हाँ, औरंगजेब ने संधि की बड़ी संकीर्ण व्याख्या की। इससे शिवाजी नाराज हुए और उन्होंने 1670 में मुगलों के साथ संघर्ष फिर से शुरू कर दिया। इस बार क्या हुआ? इस बार शिवाजी ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने सबसे पहले तो सूरत को दोबारा लूटा 1670 में ही। दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार। फिर उन्होंने पुरंदर संधि में खोए हुए कई किले तेजी से वापस जीत लिए, जैसे कोंडाना, जिसका नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया तानाजी मालुसरे की शहादत के बाद। हाँ, तानाजी की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। इसके अलावा शिवाजी ने अब मुगल इलाकों में गहरी घुसपैठ शुरू कर दी। बरार, खानदेश जैसे सूबों तक उनके धावे होने लगे। इस समय मुगलों की क्या स्थिति थी? मुगल उस समय उत्तर पश्चिम में अफगान विद्रोहों से भी जूझ रहे थे। इसका भी शिवाजी को फायदा मिला और शिवाजी ने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ भी अपने संबंध फिर से बेहतर कर लिए थे। तो अब शिवाजी पूरी तरह स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहे थे। हाँ, और इसी स्वतंत्रता को औपचारिक रूप देने के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, अपना राज्याभिषेक। राज्याभिषेक 1674 में? जी, 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। बनारस के प्रसिद्ध पंडित गागा भट्ट ने ये करवाया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस राज्याभिषेक का क्या महत्व था? सिर्फ एक सेरेमनी थी या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ सेरेमनी नहीं थी। इसके कई गहरे महत्व थे। पहला, इससे शिवाजी को दक्कन के सुल्तानों के बराबर का दर्जा मिल गया। अब वो सिर्फ एक विद्रोही सरदार नहीं, बल्कि एक संप्रभु राजा थे। दूसरा, इससे उन्हें अन्य मराठा सरदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। तीसरा, उनकी सामाजिक स्थिति भी ऊंची हुई। गागा भट्ट ने उन्हें विधिवत क्षत्रिय घोषित किया, जिससे पुराने मराठा परिवारों के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। और राजनीतिक रूप से अब वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में अन्य राज्यों के साथ संधियां कर सकते थे, अपने सिक्के जारी कर सकते थे। इसने मराठा राष्ट्रीय भावना को भी बहुत बल दिया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कोई बड़ा अभियान किया? हाँ,
उनका आखिरी बड़ा अभियान था कर्नाटक अभियान 1676 में। कर्नाटक में? वो क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो वो अपने पिता शाहजी की कर्नाटक वाली जागीर पर अपना दावा जताना चाहते थे, दूसरा वो दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, और तीसरा उन्हें शायद मुगलों के बढ़ते दबाव के खिलाफ दक्षिण में एक सुरक्षित ठिकाना भी चाहिए था। इस अभियान में उन्हें किसी से मदद मिली? हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने हैदराबाद के कुतुब शाह के साथ एक गठबंधन किया। उस समय गोलकुंडा में मदन्ना और अखन्ना नाम के 2 भाई बहुत प्रभावशाली थे, उनके जरिए ये संभव हुआ। अच्छा, गोलकुंडा के साथ संधि? हाँ, शिवाजी जब हैदराबाद पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। एक संधि हुई जिसके तहत कुतुब शाह ने शिवाजी को पैसा, सेना और तोपे देने का वादा किया। बदले में लूट और जीते गए इलाकों का बंटवारा तय हुआ। तो अभियान सफल रहा? काफी हद तक। शिवाजी ने जिंजी और वेल्लोर जैसे मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं यहीं उन्होंने हिंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म के रक्षक की उपाधि भी ली। काफी लूट भी मिली। लेकिन गोलकुंडा के साथ संबंध कैसे रहे? वापसी में कुतुब शाह से कुछ तनाव हो गया शायद, लूट के बंटवारे को लेकर। लेकिन जिंजी का किला बाद में मराठों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। जब मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया तो शिवाजी के बेटे राजा राम ने जिंजी में ही शरण ली थी। तो ये शिवाजी का आखिरी बड़ा अभियान था और फिर 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, अप्रैल 1680 में सिर्फ 50 वर्ष के आयु में शिवाजी का देहांत हो गया। शिवाजी की सैन्य उपलब्धियां तो जबरदस्त थीं, लेकिन उनके प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? क्या उन्होंने एक स्थायी राज्य की नींव रखी? देखिए, शिवाजी का प्रशासन काफी कुशल था, खासकर उस दौर के हिसाब से। उन्होंने कोई बिल्कुल नई व्यवस्था नहीं बनाई, बल्कि दक्कनी राज्यों की जो प्रशासनिक प्रथाएं थीं, उन्हीं से बहुत कुछ उधार लिया, लेकिन उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। जैसे कि? सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण थी उनकी अष्टप्रधान परिषद। ये 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी जो अलग अलग विभागों को देखते थे। कौन कौन से मंत्री होते थे इसमें? सुरूनवीस या चिटनिस जो शाही पत्राचार देखते थे, दबीर या सुमंत जो समारोह और विदेश मामले देखते थे, न्यायाधीश न्याय के लिए, और पंडित राव जो धार्मिक दान दक्षिणा का काम देखते थे। ये अष्टप्रधान कैसे काम करते थे? क्या ये आज की कैबिनेट की तरह थे? नहीं, पूरी तरह से नहीं। एक महत्वपूर्ण अंतर ये था कि ये मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे, आपस में एक कलेक्टिव बॉडी की तरह नहीं। मतलब शिवाजी किसी भी मंत्री को सीधे आदेश दे सकते थे और हटा सकते थे। ये काउंसिल एक सलाहकार निकाय ज्यादा थी। प्रशासन में और क्या खास बात थी? एक और खास बात थी कि शिवाजी ने जागीर देने की बजाय नकद वेतन देने को प्राथमिकता दी। सेना और अधिकारियों को ज्यादातर कैश सैलरी मिलती थी। इसे सरंजाम या मौकासा, जागीर का एक रूप, देने से बचने की कोशिश कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? जागीर क्यों नहीं देना चाहते थे? शायद इसलिए ताकि अधिकारी सीधे राजा के प्रति वफादार रहें और अपनी जागीरों में स्वतंत्र सत्ता केंद्र न बन जाएं, जैसा कि मुगल साम्राज्य में होने लगा था। सेना के बारे में कुछ बताइए। सेना बहुत अनुशासित थी। शिवाजी ने सख्त नियम बना रखे थे, जैसे सेना के साथ महिलाओं या नर्तकियों को ले जाने की इजाजत नहीं थी। सेना में 2 तरह के सैनिक होते थे, नियमित सैनिक जिन्हें पागा कहा जाता था और जिनका घोड़ा और हथियार राज्य का होता था, और दूसरे सिलहदार जो अपने घोड़े और हथियार खुद लाते थे। किलों का क्या महत्व था? किले शिवाजी के राज्य की जान थे। उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता था। हर किले पर 3 बराबर रैंक के अधिकारी होते थे, हवलदार, सबनीस और कारखानीस, ताकि कोई एक अकेला गड़बड़ न कर सके। हाँ, ये चेक एंड बैलेंस जैसा है। बिल्कुल। उनकी पैदल सेना में मावली सैनिक बहुत महत्वपूर्ण थे, और उनके पास बंदूकची यानी तोपखाने का भी एक दस्ता था। राजस्व प्रणाली कैसी थी? पैसा कहाँ से आता था? राजस्व प्रणाली काफी हद तक मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें जमीन की पैमाइश करके लगान तय किया जाता था। 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक नया राजस्व आकलन भी किया था। शिवाजी ने जागीर या मुकासा देने से बचने की कोशिश की, जैसा मैंने बताया, और मिरासदारों यानी वंशानुगत जमींदारों पर भी उन्होंने सख्ती रखी। लेकिन राज्य चलाने के लिए सिर्फ लगान काफी था? नहीं, शिवाजी की आय का एक बड़ा स्रोत था पड़ोसी मुगल इलाकों से वसूला जाने वाला चौथ और सरदेशमुखी। ये चौथ और सरदेशमुखी क्या था? इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथ का मतलब था भू राजस्व का 1/4, 1/4,
शिवाजी ये उन इलाकों से वसूलते थे जो सीधे उनके राज्य में नहीं थे, लेकिन जहां वो अपना दावा जताते थे। ये एक तरह से उन इलाकों पर हमला न करने की कीमत होती थी। और सरदेशमुखी? सरदेशमुखी भू राजस्व का अतिरिक्त 10% होता था। शिवाजी इसे इस आधार पर वसूलते थे कि वो महाराष्ट्र के वंशानुगत सरदेशमुख यानी मुख्य मुखिया हैं, या उनके कानूनी अधिकार को जताता था। तो ये दोनों टैक्स मुगल इलाकों से वसूले जाते थे? हाँ, मुख्यतः पड़ोसी मुगल इलाकों से। इससे उनकी आय भी बढ़ती थी और मुगलों पर दबाव भी बनता था। तो कुल मिलाकर शिवाजी के राज्य का स्वरूप कैसा था? क्या ये एक लोक कल्याणकारी राज्य था? देखिए, इसे पूरी तरह लोक कल्याणकारी कहना शायद ठीक न हो। हाँ, उन्होंने देशमुखों जैसी स्थानीय शक्तियों पर अंकुश लगाया, लेकिन सेना राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग थी और राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी इलाकों की लूट या चौथ सरदेशमुखी पर निर्भर था। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे वॉर स्टेट या युद्ध राज्य भी कहते हैं। लेकिन क्या इसका कोई लोकप्रिय आधार था? हाँ, निश्चित रूप से इसका एक क्षेत्रीय चरित्र था, लेकिन इसका एक लोकप्रिय आधार भी था। ये मुगल अतिक्रमण के खिलाफ एक लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था, खासकर महाराष्ट्र क्षेत्र में। शिवाजी ने मराठा अस्मिता को जगाया था। शिवाजी के बाद अब औरंगजेब और दक्खनी राज्यों पर आते हैं। शिवाजी की मृत्यु 1680 के बाद औरंगजेब की क्या रणनीति रही? था लगभग 1658 से 1668 तक। इस चरण में क्या मुख्य मुद्दे थे? इस दौरान औरंगजेब के सामने दो मुख्य समस्याएं थीं। एक तो शिवाजी का उदय और दूसरा बीजापुर को इस बात के लिए राजी करना कि वो 1636 की संधि के तहत तय हुए इलाके मुगलों को सौंप दें। कौन से इलाके? 1657 में औरंगजेब ने बीदर और कल्याणी तो जीत लिए थे, लेकिन परंडा और शोलापुर अभी बाकी थे। जयसिंह को जब भेजा गया था 1665 में, तो उसे शिवाजी और आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान दोनों को सजा देने का निर्देश था। लेकिन जयसिंह ने क्या सलाह दी? जयसिंह ने सलाह दी थी कि दोनों पर एक साथ हमला करना ठीक नहीं होगा, पहले शिवाजी से निपटा जाए। पुरंदर संधि उसी का नतीजा थी, लेकिन फिर जयसिंह का बीजापुर अभियान 1665-66 फेल हो गया। क्यों फेल हुआ वो अभियान? कई कारण थे। जयसिंह के पास शायद संसाधन सीमित थे। बीजापुर, गोलकुंडा और यहाँ तक कि कुछ मराठा सरदारों ने भी एकजुट होकर मुगलों का सामना किया। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई। जयसिंह के पास घेराबंदी के लिए भारी तोपें और रसद की भी कमी थी। वापसी बहुत महंगी पड़ी। और फिर जयसिंह की मृत्यु भी हो गई। हाँ, 1667 में जयसिंह की मृत्यु हो गई। ये मुगलों के लिए बड़ा झटका था। हालांकि 1668 में वो शोलापुर पर कब्जा करने में कामयाब रहे और यहाँ पहला चरण एक तरह से खत्म होता है। ठीक है, अब दूसरा चरण? दूसरा चरण है लगभग 1668 से 1684 तक। इस दौर में एक महत्वपूर्ण घटना हुई गोलकुंडा में। वहां मदन्ना और अखन्ना नाम के दो भाई सत्ता में बहुत प्रभावशाली हो गए। हाँ, इनका जिक्र शिवाजी के कर्नाटक अभियान के समय भी आया था। बिल्कुल। उन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी के बीच एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की कोशिश की मुगलों के खिलाफ। हालांकि ये गठबंधन अक्सर दक्कनी राज्यों की आपसी गुटबाजी की वजह से बहुत मजबूत नहीं हो पाया। मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने कोशिश की कि बीजापुर को शिवाजी और गोलकुंडा से अलग रखा जाए, लेकिन वो ज्यादातर नाकाम रहे। मुगलों ने कई बार दखल दिया, लेकिन नतीजा बहुत कम निकला। जब भी मुगल ज्यादा दबाव बनाते, दक्कनी राज्य फिर से एकजुट हो जाते। कोई उदाहरण? जैसे 1679-80 में दिलेर खान ने बीजापुर के खिलाफ अभियान किया, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया। क्यों? एक तो मुगल सेना में शायद उत्साह की कमी थी, दूसरे बीजापुर के अंदरूनी तत्वों ने भी विरोध किया। कर्नाटक के एक सरदार प्रेम नायक ने अपनी पैदल सेना भेजी और शिवाजी ने भी मुगल इलाकों पर हमले तेज कर दिए ताकि दिलेर खान का ध्यान बटे। आखिरकार दिलेर खान को वापस बुला लिया गया। तो इस दूसरे चरण में भी मुगलों को दक्कन में कोई खास सफलता नहीं मिली? नहीं, बहुत कम। 1676 से 80 के बीच तो लगभग कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और फिर आता है तीसरा और निर्णायक चरण। हाँ, तीसरा चरण शुरू होता है लगभग 1684 से और 1687 तक चलता है। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है। औरंगजेब का विद्रोही बेटा शहजादा अकबर भागकर दक्कन आ गया था और उसे शिवाजी के बेटे संभाजी ने शरण दी थी। अच्छा, ये कब हुआ? अकबर 1681 में दक्कन पहुंचा था। औरंगजेब खुद उसका पीछा करते हुए दक्कन आया। अब उसकी पूरी सेना का ध्यान संभाजी पर केंद्रित हो गया।
उसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ क्या नीति अपनाई? उसने फिर कोशिश की कि बीजापुर और गोलकुंडा को मराठों से अलग कर दिया जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं। बल्कि अब मराठे इन दोनों सल्तनतों के लिए एक तरह से ढाल बन गए थे मुगलों के खिलाफ। तो औरंगजेब ने क्या किया? अब औरंगजेब ने निर्णायक कदम उठाने का फैसला किया। उसने बीजापुर के आदिल शाह को, जिसे वो अपना जागीरदार मानता था, हुक्म भेजा। क्या हुक्म? कि वो शाही सेना के लिए रसद की आपूर्ति करे, मराठों के खिलाफ लड़ने वाली मुगल सेना को अपने इलाके से गुजरने दे और अपनी 5,000-6,000 घुड़सवारों की एक टुकड़ी मुगल सेना की मदद के लिए भेजे। और क्या मांगा? उसने ये भी मांग की कि शर्जा खान, जो बीजापुर का एक प्रमुख सरदार था और मुगलों का विरोधी माना जाता था, उसे दरबार से निकाल दिया जाए। ये तो सीधी टकराव की दावत थी। बिल्कुल, अब टकराव तय था। आदिल शाह ने मदद के लिए गोलकुंडा और संभाजी से अपील की। कुछ मिलीजुली सेना बनी भी, लेकिन वो मुगलों का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। फिर क्या हुआ? औरंगजेब ने बीजापुर की घेराबंदी शुरू कर दी। ये घेराबंदी लगभग 18 महीने चली। बहुत लंबी और कठिन घेराबंदी थी। आखिरकार 1686 में बीजापुर का पतन हो गया, आदिल शाही सल्तनत का अंत हो गया। और गोलकुंडा का? बीजापुर के पतन के बाद गोलकुंडा की बारी आनी ही थी। औरंगजेब गोलकुंडा के कुतुब शाह से वैसे ही नाराज था। क्यों नाराज था? औरंगजेब के हिसाब से कुतुब शाह ने कई गुनाह किए थे। जैसे उसने मदन्ना और अखन्ना को माफ क्यों किया, उसने शिवाजी की मदद क्यों की, और उसने बीजापुर की मदद के लिए सेना भेजकर विश्वासघात क्यों किया। ये सब आरोप थे। तो गोलकुंडा पर कब हमला हुआ? 1687 की शुरुआत में गोलकुंडा की घेराबंदी शुरू हुई। ये भी करीब 6 महीने से ज्यादा चली। आखिरकार विश्वासघात और रिश्वतखोरी की वजह से किले का पतन हो गया। कुतुब शाही सल्तनत भी खत्म हो गई। तो 1687 तक औरंगजेब ने दोनों बड़ी दक्कनी सल्तनतों को खत्म कर दिया। वो अपनी शक्ति के चरम पर था। हाँ, ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता था। औरंगजेब विजयी था, लेकिन असल में बीजापुर और गोलकुंडा का विनाश उसकी असली कठिनाइयों की शुरुआत थी। दक्कन युद्ध का अंतिम और सबसे विनाशकारी चरण अब शुरू होने वाला था। वो कैसे? अब तो उसके दुश्मन कम हो गए थे। दुश्मन कम नहीं हुए थे, दुश्मन का रूप बदल गया था। अब उसका सीधा सामना मराठों से था, और मराठे अब पहले से ज्यादा बिखरे हुए और शायद ज्यादा खतरनाक थे। तो अब आते हैं औरंगजेब, मराठे और दक्कन के अंतिम चरण पर। 1687-1707 बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद क्या हुआ? जैसा मैंने कहा, अब औरंगजेब का पूरा ध्यान मराठों पर केंद्रित हो गया। उसने सोचा कि अब मराठों को कुचलना आसान होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि एक ऐसी घटना हुई जिसने मराठा प्रतिरोध को और भड़का दिया। 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को संगमेश्वर में अचानक छापा मारकर पकड़ लिया। संभाजी शिवाजी के बेटे? हाँ, छत्रपति संभाजी। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया और बड़ी क्रूरता से उनकी हत्या कर दी गई। ये तो बहुत बड़ी घटना थी। इसका क्या असर हुआ? ये औरंगजेब की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। उसे लगा होगा कि संभाजी को मारकर उसने मराठों का सिर कुचल दिया, लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ? अब मराठों के पास कोई एक केंद्रीय रैली स्थल, कोई एक छत्रपति नहीं रहा जिसके आदेश सब माने। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग मराठा सरदार अब अपनी मर्जी से मुगल इलाकों को लूटने और उन पर हमले करने के लिए स्वतंत्र हो गए। मराठा प्रतिरोध अब किसी एक जगह केंद्रित न रहकर हर तरफ फैल गया, सर्वव्यापी हो गया। तो संभाजी की हत्या ने समस्या को सुलझाने की बजाय उलझा दिया। हाँ, बिल्कुल। अब मराठों का कोई एक ठिकाना नहीं था जिसे जीतकर उन्हें हराया जा सके। वो हर जगह थे। संभाजी के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? संभाजी के छोटे भाई थे, राजाराम। उन्हें रायगढ़ में छत्रपति बनाया गया, लेकिन जल्द ही मुगलों ने रायगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। राजाराम को भागना पड़ा। कहाँ गए वो बचकर सुदूर पूर्व में जिंजी के किले में चले गए। वही जिंजी जिसे शिवाजी ने जीता था। तो अब मराठा प्रतिरोध पश्चिम से पूरब तक फैल गया। हाँ, राजाराम ने जिंजी से ही कई सालों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इस समय औरंगजेब की क्या रणनीति थी? वो क्या सोच रहा था? देखिए, 1690 के आसपास औरंगजेब शायद अपनी शक्ति के शिखर पर था। बीजापुर, गोलकुंडा खत्म हो चुके थे, संभाजी महाराज आ चुका था। कुछ दरबारियों ने उसे सलाह दी कि अब उत्तर भारत लौट जाना चाहिए। क्या सलाह थी? कुछ का मानना था कि कर्नाटक का शासन बीजापुर और गोलकुंडा के पुराने जागीरदारों पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन औरंगजेब ने ये सारी सलाहें खारिज कर दी।
उसने तो अपने बेटे शाह आलम तक को कैद कर लिया था, शायद इसलिए कि वो थोड़ी नरम नीति चाहता था। औरंगजेब क्या चाहता था? 1690 के बाद उसे शायद ये विश्वास हो गया था कि मराठा शक्ति लगभग कुचल दी गई है। अब उसका ध्यान कर्नाटक के समृद्ध और विस्तृत इलाके को पूरी तरह मुगल साम्राज्य में मिलाने पर था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा फैल गया। कम्युनिकेशन लाइंस यानी संचार और सप्लाई की लाइनें बहुत लंबी हो गईं, और ये लंबी लाइनें मराठों के हमलों की चपेट में आसानी से आ जाती थी। और बीजापुर जैसे इलाके, जो अब मराठा गतिविधियों के नए केंद्र बन रहे थे, वहां मुगल एक अच्छा स्थिर प्रशासन देने में नाकाम रहे। जिंजी का क्या हुआ? राजा राम वहां थे। औरंगजेब ने जिंजी की घेराबंदी के लिए सेना भेजी। ये घेराबंदी 1690 में शुरू हुई और 1698 तक चली। 8 साल। 8 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, ये बहुत लंबी और कठिन घेराबंदी थी। मुगलों को इसमें भारी नुकसान हुआ और अंत में जब किला जीता भी तो राजाराम वहां से पहले ही निकल भागने में कामयाब हो गए थे। 1698 में वो कहाँ गए? वो वापस महाराष्ट्र लौट आए और सतारा को अपनी राजधानी बनाया। इस दौरान मराठों ने कई खोए हुए किले वापस जीत लिए थे। मुगलों को कई गंभीर झटके लगे थे। तो औरंगजेब का दक्कन अभियान तो फंसता ही जा रहा था। बिल्कुल। अब औरंगजेब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी जिद कम नहीं हुई थी। 1700 से 1705 के बीच उसने एक आखिरी हताश कोशिश की। उसने तय किया कि वो खुद हर एक मराठा किले को वापस जीतेगा। खुद? इस उम्र में? हाँ, वो अपने थके हुए और बीमार शरीर को एक घेराबंदी से दूसरी घेराबंदी तक घसीटता रहा, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला। दक्कन की बाढ़, बीमारियां और मराठा छापा मारों ने मुगल सेना में भारी तबाही मचाई। सेना का मनोबल कैसा था? सेना और दरबारी दोनों थक चुके थे। उनमें असंतोष फैल रहा था। कई जागीरदार, जिन्हें दक्कन में जागीरें मिली थीं, वो मराठों से गुप्त समझौते करने लगे थे। गुप्त समझौते? कैसे? वो मराठों को चौथ देने लगे थे ताकि उनकी जागीरों को न लूटा जाए। इससे सेना का मनोबल और गिरा और शाही प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। क्या औरंगजेब ने कभी मराठों से बातचीत की कोशिश नहीं की? 1703 के आसपास, शायद जब उसे अपनी कोशिशों की निरर्थकता का एहसास होने लगा था, उसने मराठों के साथ बातचीत शुरू की। क्या प्रस्ताव था? वो संभाजी के बेटे शाहू को, जो 1689 से मुगलों की कैद में था, रिहा करने को तैयार हो गया था। शाहू को? हाँ। प्रस्ताव ये था कि शाहू को राजा की उपाधि दी जाएगी, 7000 का मनसब दिया जाएगा, जो बहुत ऊंचा था, और दक्कन में मराठों को स्वराज्य, शिवाजी का मूल राज्य, और पूरे दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। ये तो मराठों की लगभग सारी मांगे मान लेने जैसा था। हाँ, ये मराठों की एक विशेष स्थिति को मान्यता देना था। समझौता लगभग हो ही गया था, लेकिन आखिरी क्षण में औरंगजेब पीछे हट गया। क्यों? शायद उसे मराठों के इरादों पर शक था। शायद वो शाहू को रिहा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। वजह जो भी हो, ये मौका हाथ से निकल गया। और फिर 1706 तक औरंगजेब पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी दक्कन नीति विफल हो चुकी है। वो निराश होकर औरंगाबाद, खुलदाबाद लौट आया और फरवरी 1707 में वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो अंदर से खोखला हो चुका था। हाँ, एक विचलित, समस्याओं से घिरा हुआ साम्राज्य। दक्कन युद्ध ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। तो अब हम आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर, मुगल साम्राज्य का पतन। इसके लिए औरंगजेब कितना जिम्मेदार था? ये इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन बहुत तेजी से हुआ। दरबारी गुटबाजी बढ़ गई, सूबेदार स्वतंत्र होने लगे, मराठों की लूटपाट उत्तर भारत तक फैल गई। फिर नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने बची कुची इज्जत भी खत्म कर दी। तो क्या ये सब औरंगजेब की वजह से हुआ? इतिहासकारों में इस पर मतभेद है। कुछ मानते हैं कि औरंगजेब की नीतियां, खासकर उसकी धार्मिक कट्टरता, राजपूत नीति और सबसे बढ़कर उसकी विनाशकारी दक्कन नीति पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थीं। और दूसरे क्या मानते हैं? दूसरे मानते हैं कि पतन के बीज पहले से मौजूद थे। औरंगजेब ने शायद उन प्रवृत्तियों को तेज कर दिया, लेकिन वो अकेले जिम्मेदार नहीं था। साम्राज्य में पहले से ही कुछ गहरी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और यहाँ तक कि बौद्धिक समस्याएं पनप रही थीं।
तो पहले इन औरंगजेब से परे वाले कारकों को देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक ताकतें क्या थीं? देखिए 17वीं सदी में भारत में व्यापार और हस्तशिल्प का काफी विस्तार हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विस्तार बढ़ती हुई जरूरतों, खासकर शासक वर्ग की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए काफी था? क्या कच्चे माल का उत्पादन उसी रफ्तार से बढ़ रहा था? और खेती का क्या हाल था? जब्ती प्रणाली का विस्तार तो हुआ था। हाँ, जब्ती प्रणाली, लगान निर्धारण की एक विधि का विस्तार हुआ, खेती के तहत जमीन का रकबा भी बढ़ा, इसके सबूत हैं। लेकिन ये शायद बढ़ती आबादी की वजह से उतना नहीं था जितना प्रशासनिक नीतियों की वजह से। हर रईस या अनुदान पाने वाला इसमें रुचि ले रहा था। हल और बैलों की संख्या भी बढ़ी। तो फिर समस्या कहाँ थी? समस्या ये थी कि व्यापार, विनिर्माण और कृषि ये सब उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे जितनी तेजी से शासक वर्ग यानी मनसबदारों और अमीरों की मांगें बढ़ रही थीं। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद खेती के नए बेहतर तरीके नहीं अपनाए जा रहे थे, मिट्टी की उर्वरता कम हो रही थी और भू राजस्व की दर बहुत ऊंची थी। अकबर के समय ये उपज का लगभग 13 थी, बाद में ये बढ़कर 1/2 तक पहुंच गई और इसके ऊपर से जमींदार का हिस्सा अलग था। इसके अलावा कोई और बुनियादी कारण? हाँ, कुछ सामाजिक और प्रशासनिक कारण भी थे। भारत की आबादी उस समय लगभग 12.5 करोड़ थी। खेती योग्य जमीन उपलब्ध थी, भूमिहीन मजदूर भी थे, खासकर दलित और अछूत जातियां। लेकिन ऊंची जातियों या जमींदारों को उन्हें जमीन देकर बसाने में कोई खास रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्हें इन लोगों की जरूरत अपने छोटे मोटे या निम्न समझे जाने वाले कामों के लिए थी। और भूमिहीन गरीबों के पास खुद जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पूंजी नहीं थी। एग्जैक्टली। राज्य कभी कभी पहल करता था, लेकिन वो भी स्थानीय जमींदारों या मुकद्दमों, गांव के मुखिया, पर ही निर्भर था। नतीजा ये हुआ कि कृषि उत्पादन बहुत धीरे धीरे बढ़ा, जबकि शासक वर्ग की संख्या और उनकी मांगें बहुत तेजी से बढ़ीं। शासक वर्ग की संख्या कितनी बढ़ी? आंकड़े देखिए। जहांगीर के समय करीब 2069 मनसबदार थे, शाहजहां के समय ये बढ़कर 8000 हो गए और औरंगजेब के अंत तक ये 11,456 तक पहुंच गए। रईसों की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ गई थी, लेकिन सल्तनत के राजस्व संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़े। तो इसका सीधा असर पड़ा जागीरदारी व्यवस्था पर। ये जागीरदारी संकट क्या था? हाँ, ये मुगल पतन का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। जागीरदारी संकट का मतलब था कि रईसों यानी मनसबदारों के लिए अब अच्छी जागीरें पाना और उनसे पर्याप्त आय वसूलना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उतनी जागीरें उपलब्ध नहीं थीं। जो थीं भी, उनसे तयशुदा रकम वसूलना मुश्किल होता जा रहा था, खासकर दक्कन जैसे अशांत इलाकों में। तो रईसों ने क्या किया? तोश, जमींदारों के विद्रोह और स्थानीय राज्यों का उदय। तो रईसों का संकट ही जागीरदारी व्यवस्था का संकट बन गया। हाँ, रईस अपनी जागीरों से पर्याप्त आय नहीं जुटा पा रहे थे, तो वो उतने सैनिक भी नहीं रख पाते थे जितने उनसे उम्मीद की जाती थी। मनसबदारी सिस्टम खोखला होने लगा। दक्कन की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। कोई समकालीन गवाही है इसकी? हाँ, भीमसेन नाम के एक समकालीन पर्यवेक्षक ने लिखा है कि रईस अपनी जागीरों से एक कौड़ी भी वसूल नहीं कर पा रहे थे। कई मनसबदारों ने तो, जैसा मैंने पहले कहा, मराठा सरदारों से गुप्त समझौते कर लिए थे कि हम तुम्हें चौथ देंगे, बस हमारी जागीर को मत लूटो। जागीरों की कमी का कारण क्या था? क्या बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाने से ये समस्या हल नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन नए जीते गए इलाकों की जो सबसे अच्छी उपजाऊ जमीनें थीं, उन्हें खालिसा भूमि में रख लिया गया, यानी सीधे शाही खजाने के लिए, ताकि युद्ध का खर्च निकाला जा सके। जो जागीरें बांटी भी गईं, खासकर कर्नाटक में, उनसे आय बहुत कम होती थी। और छोटे मनसबदारों का क्या है? छोटे मनसबदारों को क्लर्क और अधिकारी और ज्यादा परेशान करते थे, रिश्वत मांगते थे। तो जागीर मिलने और उससे असल में कुछ वसूल हो पाने के बीच का फासला बढ़ता गया। रईसों पर भारी दबाव था। वेतन और घोड़ेसवार रखने का जो फॉर्मूला था, वो भी बनाए रखना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, जागीरों की कमी बनी रही और औरंगजेब के अंत तक ये संकट बहुत गहरा हो गया। दक्कन की विजय ने इसे हल नहीं किया। औरंगजेब ने पुराने दक्कनी राज्यों के अधिकारियों को भी रखना पड़ा और मराठे तो सक्रिय थे ही। इसका एक और नतीजा हुआ? हाँ, नई भर्ती पर लगभग रोक लग गई। इससे पुराने रईसों के बेटों और रिश्तेदारों में बहुत निराशा फैली, जो मनसब और जागीर पाने का इंतजार कर रहे थे। खाफी खां, एक और इतिहासकार, ने लिखा,
100 बीमारों के बीच एक अनार वाली हालत हो गई थी। तो क्या रईस वर्ग का पतन ही साम्राज्य के पतन का कारण था? रईस वर्ग बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। मुगलों ने जाति या धर्म देखे बिना काबिल लोगों को इसमें शामिल किया था। इस व्यवस्था ने स्थिरता और सुरक्षा दी थी। लेकिन ये व्यवस्था तब कमजोर हुई जब रईस अपने स्वार्थ साधने लगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाहर से आने वाले अप्रवासी रईसों की धारा रुकने से ये वर्ग कमजोर हुआ। ये तर्क सही नहीं लगता। ये कहना कि भारतीय जलवायु की वजह से रईस वर्ग का पतन हुआ, ये ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा गढ़ा गया एक नस्लवादी तर्क है। तो क्या मुगल रईसों ने राष्ट्र विरोधी तरीके से काम किया? देखिए, उस समय राष्ट्र की वो अवधारणा नहीं थी जो आज है, लेकिन वफादारी की भावना थी। नमक के प्रति, वंश के प्रति, देश के प्रति। विदेशों से आए रईस भी भारत मुगल संस्कृति और दृष्टिकोण को अपना लेते थे। मुगल व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस भी थे। विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों को संतुलित करने की कोशिश की जाती थी। तो फिर रईस कब स्वतंत्र होने लगे? रईसों ने स्वतंत्र रवैया तब अपनाना शुरू किया जब औरंगजेब के तहत प्रशासनिक मशीनरी कमजोर पड़ने लगी, खासकर जागीरदारी संकट के बढ़ने से। तो साम्राज्य का विघटन प्रशासन के टूटने से तेज हुआ, ना कि रईसों की वजह से प्रशासन टूटा। दोनों चीजें एक दूसरे पर असर डाल रही थीं। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक सक्षम बादशाह और वजीरों की जरूरत थी। बिल्कुल। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मुगल सेना पुरानी पड़ गई थी, खासकर पैदल सेना और तोपखाने की उपेक्षा हुई। लेकिन ये तर्क भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इसी सेना ने औरंगजेब को दक्कन में सफलताएं दिलाई थीं। तो अब आते हैं औरंगजेब की अपनी राजनीतिक गलतियों पर। हाँ, औरंगजेब ने निश्चित रूप से कई बड़ी राजनीतिक गलतियां की। पहली, वो मराठा आंदोलन की असली प्रकृति को, उसके जनाधार को समझने में असफल रहा। उसने जयसिंह की सलाह को नजरअंदाज किया, जो शिवाजी के साथ नरमी बरतने के पक्ष में थे। दूसरी गलती, संभाजी की हत्या। जैसा हमने डिस्कस किया, ये एक भयंकर भूल की जिसने मराठा प्रतिरोध को और फैला दिया। तीसरी, मराठों के साथ बातचीत करने से इनकार करना, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। उसे विश्वास था कि बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद मराठे उसकी दया पर आ जाएंगे। उसने स्वराज्य की अवधारणा को बहुत देर से स्वीकार किया। 1703 में समझौता लगभग हो ही गया था, लेकिन वो शाहू को रिहा नहीं कर सका। तो मराठा समस्या को हल करने में विफलता एक बड़ा कारण बनी। हाँ, ये खुला घाव बन गया जिसने साम्राज्य को लगातार कमजोर किया। औरंगजेब ने मराठा सरदारों को मनसब दिए, लेकिन कभी ऊंचे पद नहीं दिए। उन पर राजपूतों की तरह भरोसा नहीं किया। वो मराठों को मुगल व्यवस्था में एकीकृत नहीं कर सका। शायद शिवाजी या संभाजी के साथ एक राजनीतिक समझौता काम कर जाता। औरंगजेब की दक्कन नीति की और क्या आलोचना होती है? उसकी आलोचना इस बात के लिए भी होती है कि वो दक्षिणी राज्यों के साथ मिलकर मराठों का सामना करने में विफल रहा, या फिर उन्हें जल्दी जीतने में विफल रहा। उसने साम्राज्य को इतना बड़ा बना लिया कि वो अपने ही बोझ तले दब गया। क्या दक्कनी राज्यों के साथ दिलों की एकता संभव थी? शायद नहीं। 1636 की संधि के बाद से ही मुगलों और दक्षिणी राज्यों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दूरी बन चुकी थी। औरंगजेब खुद भी एक मजबूत आक्रामक नीति अपनाने में हिचकिचाता रहा। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने और मिलाने का फैसला बहुत देर से किया। किन वजहों से उसे यह फैसला लेना पड़ा? कई वजहें थी। मराठा शक्ति का बढ़ना, गोलकुंडा से शिवाजी को मिल रहा समर्थन, मदन्ना खन्ना के जरिए, ये डर कि कहीं बीजापुर भी शिवाजी या मराठों के प्रभाव वाले गोलकुंडा के अधीन न आ जाए, और फिर विद्रोही बेटे अकबर को संभाजी द्वारा शरण देना, इन सब ने मिलकर उसे मजबूर किया। लेकिन इन राज्यों को जीतने का नतीजा क्या हुआ? जैसा हमने देखा, गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक पर मुगल प्रशासन का विस्तार करने की कोशिश ने प्रशासन को ब्रेकिंग पॉइंट तक खींच दिया। संचार लाइनें असुरक्षित हो गईं। रईस जागीरों से वसूली नहीं कर पाए। उन्होंने मराठों से निजी समझौते किए। इससे मनोबल गिरा, शाही प्रतिष्ठा को धक्का लगा। क्या कोई और विकल्प था औरंगजेब के पास? शायद वो अपने बेटे शाह आलम की सलाह मान सकता था। शाह आलम चाहता था कि बीजापुर और गोलकुंडा के साथ समझौता कर लिया जाए, उनके कुछ इलाके लेकर बाकी उन्हें कर्नाटक पर शासन करने दिया जाए। लेकिन औरंगजेब ने ये नहीं माना। इन दक्कनी युद्धों का और लंबे समय तक उत्तर भारत से दूर रहने का क्या असर हुआ? इसका असर बहुत गहरा था। इसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। औरंगजेब की व्यक्तिगत गलतियों, जैसे उसका अत्यधिक संदिग्ध होना,
संकीर्ण स्वभाव के बावजूद मुगल साम्राज्य उसकी मृत्यु के समय भी शक्तिशाली और जोरदार था। सेना भी लड़ सकती थी। हाँ, सेना मराठों के मोबाइल गिरोहों से लड़ सकती थी। किले जीतना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। उत्तरी भारत के मैदानों और विशाल पठारों पर मुगल तोपखाना अभी भी माहिर था। औरंगजेब की मृत्यु के 30-40 साल बाद तक भी जब साम्राज्य ताकत और दक्षता में काफी गिर चुका था, वो मराठों का सामना करता रहा। लेकिन युद्धों का समाज पर क्या असर पड़ा? लगातार अराजकता, युद्धों और लूटपाट ने जनसंख्या को कम कर दिया होगा। व्यापार, उद्योग और कृषि को लगभग ठप कर दिया था, खासकर दक्कन और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में। इन सब राजनीतिक उलटफेरों के बावजूद क्या मुगल शासन का कोई प्रभाव बचा? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन सब के बावजूद मुगल राजवंश के लोगों की कल्पना और मन पर एक शक्तिशाली पकड़ बनी रही। जिला स्तर पर जो प्रशासन था वो आश्चर्यजनक रूप से मजबूत साबित हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश प्रशासन में भी जीवित रहा। औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में क्या उसने जानबूझकर हिंदुओं को नाराज किया? देखिए, मारवाड़ जोधपुर के साथ जो दरार पैदा हुई वो शायद सीधे सीधे हिंदुत्व को कमजोर करने के प्रयास के कारण नहीं थी, बल्कि उत्तराधिकार के मामले में औरंगजेब के गलत अनुमान के कारण थी। वो मारवाड़ राज्य को शायद विभाजित करना चाहता था। इसका नतीजा क्या हुआ? उसने राठौड़, राजपूतों, मारवाड़ और सिसोदियों, मेवाड़ के शासक जिन्होंने मारवाड़ का साथ दिया, को खुद से दूर कर लिया। इससे उसकी नैतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। ये संघर्ष साम्राज्य के लिए घातक तो नहीं था, लेकिन अगर ये राजपूत दक्कन में होते 1681 से 1676 के बीच जब संघर्ष चल रहा था, तो मराठों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती। क्या ये दरार स्थायी थी? नहीं। राजपूतों की जो मांगे थीं, ऊंचे मनसब, अपनी मातृभूमि वतन जागीर की बहाली, वो औरंगजेब की मृत्यु के कुछ सालों के भीतर ही मान ली गईं। इसके बाद राजपूतों ने साम्राज्य के विघटन में कोई सक्रिय भूमिका निभानी बंद कर दी। वो ज्यादातर तटस्थ हो गए। अब आते हैं सबसे विवादास्पद मुद्दे पर, औरंगजेब की धार्मिक नीति। हाँ, इसे भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में देखना चाहिए। औरंगजेब एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था और उसने इस्लामी कानून शरीयत के दायरे में शासन करने की कोशिश की। क्या उसने इसे कठोरता से लागू किया? सवाल ये है कि क्या ये कानून जो भारत के बाहर विकसित हुआ था, भारत जैसे बहुधार्मिक देश में कठोरता से लागू किया जा सकता था? औरंगजेब कई मौकों पर गैर मुस्लिमों, खासकर हिंदुओं की संवेदनशीलता का सम्मान करने में विफल रहा। जैसे कुछ मंदिरों का विनाश, हालांकि इस पर भी बहस है कि कितने और क्यों तोड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण, 1679 में जजिया कर का फिर से लागू किया जाना। जजिया क्या था? ये एक टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था इस्लामी राज्य में रहने के बदले। इसे अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से लगा दिया। इसका क्या असर हुआ? इसने मुसलमानों को एकजुट करने में कोई खास मदद नहीं की, लेकिन हिंदुओं को जरूर अलग थलग कर दिया, उन्हें नाराज किया। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि धर्म अपने आप में शायद मुख्य मुद्दा नहीं था। जजिया भी औरंगजेब के मृत्यु के कुछ सालों बाद ही खत्म कर दिया गया। नए मंदिरों के निर्माण पर जो प्रतिबंध थे उनमें भी ढील दी गई। लेकिन इससे पतन रुका नहीं। इन कदमों से तेजी से बढ़ते पतन और विघटन को रोका नहीं जा सका। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? देखिए, पतन के पीछे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और संस्थागत कारकों का एक जटिल मिश्रण था। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपेक्षा भी शायद एक महत्वपूर्ण कारक थी, जिसने यूरोप को आगे बढ़ने में मदद की। अकबर ने कुछ समय के लिए विघटन को रोका था। हाँ, अकबर के उपायों ने, जैसे सुलह कुल की नीति, मनसबदारी व्यवस्था, जब्ती प्रणाली, इनसे साम्राज्य को मजबूती मिली और विघटन कुछ समय के लिए रुका। लेकिन शायद उसके लिए भी समाज की बुनियादी संरचना में मौलिक परिवर्तन करना असंभव था। और औरंगजेब के समय तक विघटन की ये सामाजिक आर्थिक ताकतें बहुत मजबूत हो चुकी थीं। औरंगजेब में शायद वो जरूरी दूरदर्शिता और राजनेता वाले कौशल की कमी थी कि वो ऐसी नीतियां अपना पाता जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी तत्वों और समूहों में सामंजस्य स्थापित कर सकती। तो परिस्थितियों का शिकार भी था और उन्हें बनाने वाला भी। हाँ, बिल्कुल, यही कहा जा सकता है। वो परिस्थितियों का शिकार भी था और उन परिस्थितियों को बनाने में उसने मदद भी की। उसकी नीतियां, उसकी जिद, उसके फैसलों ने निश्चित रूप से पतन की प्रक्रिया को तेज किया। ये एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा रही, मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और फिर उसका विघटन और उसमें मराठों का उदय।
ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा, कारण कभी भी एक नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं श्रोताओं के लिए, ऑडियो बुलेट पॉइंट्स की तरह। हाँ, जरूर। पहला पॉइंट तो ये कि मराठों का उदय सिर्फ शिवाजी की वजह से नहीं हुआ। दक्कन की सल्तनतों में पहले से मौजूद मराठा परिवारों जैसे मोरे, घाटगे, निम्बालकर और शाहजी भोंसले के प्रयासों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है। दूसरा, शिवाजी का प्रारंभिक जीवन और उनका उदय। इसमें जावली पर विजय 1656 बहुत महत्वपूर्ण थी, जिससे उन्हें मावला क्षेत्र पर नियंत्रण मिला। फिर अफजल खान प्रकरण 1659 और सूरत की पहली लूट 1664 ने शिवाजी को मुगलों के लिए एक गंभीर खतरा बना दिया। तीसरा पॉइंट, पुरंदर की संधि 1665 और आगरा यात्रा 1666। इसमें राजा जयसिंह की कूटनीति और सैन्य रणनीति देखने लायक है। संधि की शर्तें जैसे 23 किले देना, संभाजी को मनसब मिलना, बीजापुर के खिलाफ मदद का वादा, ये सब याद रखना जरूरी है। और आगरा में अपमान के बाद शिवाजी का भाग निकलना एक निर्णायक मोड़ था। चौथा, शिवाजी का प्रशासन, उनका अष्टप्रधान मंडल, नगद वेतन पर जोर देना, किलों की मजबूत व्यवस्था, राजस्व प्रणाली जो मलिक अंबर पर आधारित थी, और हाँ, चौथ और सरदेशमुखी वसूलना, ये सब मिलकर एक कुशल युद्ध राज्य का आधार बनाते थे। पांचवां पॉइंट, औरंगजेब की दक्कन नीति। इसके 3 चरण हमने देखे। पहले शिवाजी पर नियंत्रण की कोशिश, फिर बीजापुर और गोलकुंडा को मराठों से अलग करने की कोशिश, और अंत में दोनों सल्तनतों का विनाश 1686-67। लेकिन ये विनाश मराठों के खिलाफ अंतिम और सबसे कठिन चरण की शुरुआत साबित हुआ। छठा पॉइंट, औरंगजेब और मराठों का अंतिम चरण 1687-1707। इसमें संभाजी की हत्या 1689 एक बड़ी भूल थी, जिससे मराठा प्रतिरोध और ज्यादा फैल गया। राजाराम का जिंजी से संघर्ष, औरंगजेब का दक्कन में लंबा, थका देने वाला और आखिरकार असफल अभियान, शाहू को रिहा करने की असफल वार्ता, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक दक्कन समस्या अनसुलझी ही रही। और 7वां और अंतिम पॉइंट, मुगल साम्राज्य का पतन। इसके लिए सिर्फ औरंगजेब जिम्मेदार नहीं था। हाँ, उसकी नीतियां धार्मिक, राजपूत, दक्कन हानिकारक थीं, लेकिन पहले से मौजूद गहरे संस्थागत संकट जैसे जागीरदारी संकट, मनसबदारी का खोखलापन, आर्थिक और सामाजिक कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। सेना और प्रशासन का संकट, औरंगजेब परिस्थितियों का शिकार भी था और उन्हें बनाने में सहायक भी। बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर की आत्मा है। ये विश्लेषण वाकई बहुत गहरा और सघन था। हर नाम, हर संधि, हर घटना, हर कारण को पूरी तरह समझने के लिए इसे शायद एक बार से ज्यादा सुनने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स बनाना और कड़ियों को जोड़ना, यानी कनेक्टिंग द डॉट्स, बहुत फायदेमंद रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये गहरी समझ यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा आता है, क्योंकि यहीं से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय शुरू होता है, और प्रीलिम्स दोनों के लिए कगबीर मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको मराठा उदय, मुगल पतन के असली कारण और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच के जटिल संबंधों, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझने में मदद करेगा। और जो प्रशासनिक और आर्थिक संकटों का विश्लेषण हमने किया, जैसे जागीरदारी संकट, वो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक हो सकता है गवर्नेंस के मुद्दों को समझने के लिए। सही कहा। और याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं है, ये जीवन के सबक हैं। लीडरशिप के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में, गलतियों के क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिस्टेक्स, और कैसे बड़ी सामाजिक आर्थिक ताकतें, सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस इतिहास की धारा को मोड़ देती हैं। ये सब समझने का मौका मिलता है। तो अगर ये विस्तृत चर्चा, ये डिटेल डिस्कशन आपको फायदेमंद लगा हो, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक जरूर करें, और इसे अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने विचार, अपने सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे और गहन विश्लेषणों, ऐसे डीप डाइव्स से चूक ना जाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। उसकी भी इसी तरह गहराई से पड़ताल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।